नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष के बात में आपका स्वागत है। दरअसल अगर हम लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करें, जैसा कि जाहिर सी बात है हर जगह चर्चा सिर्फ लोकसभा चुनाव की हो रही है, क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव होता है और इस दौरान यह तय होता है कि अगले 5 साल के लिए किसकी सरकार बनेगी, कौन बहुमत लेकर आएगा और कौन प्रधानमंत्री देश का होगा। पिछले 10 साल से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। लगातार 10 साल 2 चुनाव बहुमत के साथ जिताकर वो बीजेपी को इस मुकाम तक लेकर आए। लेकिन 2024 के चुनाव में अब ऐसा लगता है कि एक बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया है और साथ ही साथ अब थोड़ी अनिश्चितता की बात भी दिखाई पड़ रही है। जबकि 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 79% सीट्स पर वोटिंग हो चुकी है। सिर्फ 115 सीटों के ऊपर अब मतदान होना बाकी है 2 चरणों में, और साथ ही साथ 4 जून को काउंटिंग शुरू होगी। यानी अगले 2 हफ्ते के अंदर यह पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार होगी, किसका बहुमत मिलेगा, बीजेपी के दावों में कितना दम है, राहुल गांधी जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं क्या वाकई उस तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इस वक्त जिस मकाम पे खड़े हुए हैं या देश जिस मकाम पे खड़ा हुआ है उस पर जानने की कोशिश करेंगे, उसका विश्लेषण समझने की कोशिश करेंगे सीधे प्रभु चावला जी से, जिनका 40 साल का कह सकते हैं कि 4 दशकों का राजनीति को देखने का, कवर करने का अनुभव है, जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर है और साथ ही साथ देश के बहुत बड़े पत्रकारों में उनका शुमार होता है। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 चरण के चुनाव हो चुके, पिछली बार जब हमने आपसे चर्चा की थी तब से अब तक क्या बदलाव आप देख रहे हैं और अब क्या कोई तस्वीर उभरती हुई दिख रही है, किसकी सरकार बन सकती है, किसकी नहीं बन सकती है? नहीं, अभी तो नहीं कहेंगे, पर लोगों से बात करो ना, कई बार कहते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, टाके कांटे की टक्कर है। उसके बाद कभी कभी ये भी कहते हैं सरकार तो मोदी ही बनाएंगे। वो हर बार कंक्लूड करते हैं कि मोदी ही बनाएंगे। जो विरोधी भी हैं वो इस कारण से कहते हैं कि मशीनों में कोई गड़बड़ होगी, कुछ लोग कहते हैं नहीं बना जला लेंगे। तो अगर ये बात करें कि 5 चरणों के बाद भी लोगों को लगता है सरकार बनेगी मोदी जी की, ऐसी बातें लोग प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि 400 का नारा दोबारा से शुरू कर दिया इन लोगों ने। पिछले दिनों उन्होंने बंद कर दिया था। इसके बाद लगता है कि 400 का नारा बार बार अमित शाह जी ने भी लगाया और प्रधानमंत्री जी भी लगा रहे हैं। 91% स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, यानी कि 439 सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं। 370 लेने के लिए 91% सीट है। अगर हर बार आप देखें, जैसे उन्होंने कहा 310 सीटें हम जीत चुके हैं ऑलरेडी, अमित शाह जी ने कल भी कहा। अब 430 इलेक्शन हो गए, उसमें 310 जीत चुके, तो 91% का दावा आप पहले ही कर रहे हैं। पर अगर आप 2019 से और 2014 का मुकाबला देखें तो 66% सीट जीती थी उन्होंने। 2019 के जो लड़ी थी उसके 66% जीती थी और 2014 में 66% जीती, 2019 के अंदर 69% जीती थी। अगर उसी को ग्रोथ रेट मान लें, बीजेपी रेट ग्रोथ मान लें, या जीडीपी की जगह कहेंगे बीजेपी रेट ऑफ ग्रोथ, तो 3% सीटें बढ़ेंगी तो हो सकता है 330 बन जाए, ये उनका मानना है। एक ये भी कह सकते हैं। परंतु मेरे को ये लगता है कि अब पहली बार लगा है कि 5 चरणों के बाद वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि सरकार 370 सीटें लेगी। चर्चा ये है कि अब कांग्रेस के लोग भी कहते हैं हमारी 350 आएंगी। इंडिया का अलायंस पहली बार इतना उनके अंदर भी लगता है कॉन्फिडेंस आ गया कि वो भी आगे बढ़ रहे हैं। अब 350 से कितनी कम आती हैं उससे ज्यादा जाने वाली की बात नहीं है, बीजेपी की जा सकती है। जब कांग्रेस के लोग भी पहले गिनती की बात नहीं करते थे, अब जयराम रमेश हो चाहे खड़गे साहब हों, वो भी कहते हैं हमारी मेजोरिटी आ रही है। तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। आ रही है नहीं आ रही है, उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने दोबारा से नारा दे दिया है कि हम 400 सीटों पर जाके अटकेंगे। 310 तो हमारे पास आ ही चुकी हैं, तो 115 में से फिर वो बात करने की 115 में से 100 जीतेंगे, इसका मतलब कभी हो सकती है ना, कभी हो सकती आ सकती नहीं आ सकती हैं। हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, परंतु नारा लगाने के लिए नेताओं के लिए बात के इनके ऊपर वो तो नहीं है। अब तो ये है कि बदलाव का नारा और ठहराव का नारा, कि पहला ठहराव रहना चाहिए या बदलाव होना चाहिए, चर्चा का विषय अब लगता है ग्राउंड पर शुरू हो गया है। संविधान में परिवर्तन होगा, पहले मजाक उड़ाते थे लोग, परंतु अब लगता है कि संविधान में परिवर्तन होगा, रिजर्वेशन चली जाएंगी। ये एक नीचे तक पहुंच गया है कार्यकर्ताओं में, विरोधी दलों के भी और आम वोटर के मान में भी आ रहा है कि 400 की सीटें बार बार क्यों करें, कुछ ना कुछ बड़ी चीज करने चाहते हैं। अगर पाकिस्तान पीओ पे वापस लाना है हमारे को, तो उसके लिए 400 सीटें तो नहीं चाहिए। 400 सीटें किस लिए चाहिए? आपको पीओ की लड़ना, सारा देश का यूनानिमस रेजोल्यूशन पार्लियामेंट का पीओ के पी हमारा, उसके अंदर लेफ्ट भी शामिल है,
जो इस बात में विश्वास नहीं करती। यूनानिमस रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के अंदर 2 बार पास हो चुका है, इसलिए उसके लिए 400 सीटों की जरूरत नहीं है। अगर वापिस से आएंगे तब भी 300 पे आए तब भी कर सकते हैं। तो जो आपने बात की 5 चरणों के बाद, ये लगता है कि चुनाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। किसकी मेजोरिटी आएगी इसके ऊपर भी अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हालांकि लोग यही कहेंगे आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी। लेकिन एक सवाल यहाँ पे जो जैसा शुरुआत में बात हुई थी कि 400 की, जब 400 पार की बात हुई थी, 370 की पार की बात हुई थी, तो बीच में बीजेपी ने ये कहना बंद कर दिया था क्योंकि उनको लगा इसकी वजह से जो दलितों में मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके अंदर एक डर बैठा और वो शायद बीजेपी से थोड़े विमुख हो गए। अब दोबारा से उन्होंने इस नारे को शुरू कर दिया है, तो क्या उनको अब ये डर खत्म हो गया कि दलितों का वोट मिले ना मिले से क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उनको इसलिए कहना कि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू कर दिया। इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो कहने लगे कि हमारी मेजोरिटी आ रही है, 350 का नंबर भी कह दिया। तो उसको काउंटर करने के लिए दोबारा अपनी बात कहने की जरूरत पड़ती है कि पॉलिटिक्स में तो ये है कि मैंने क्या क्लेम किया, आपने काउंटर क्लेम क्या किया, कि उनके पास बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं जिनका भाषण सुनने के लोग आते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी अभी भी उतनी है, पॉपुलैरिटी कितनी कम है। ये इस इलेक्शन के अंदर एक बड़ी बात जो होने वाली है, जो मैं समझता हूँ, इससे फॉलोजिस्ट तो नहीं हूँ मैं, परंतु पिछले मैंने 11 इलेक्शन देखे हैं। तो ओपिनियन पोल सबसे पहले इंडिया टुडे के अंदर हमने किया था, तब उस ओपिनियन नाम की, एग्जिट नाम की चीज भी नहीं होती थी। तो उसमें लगता है कि इस फैक्टर में पिछले 3 चुनाव में ये है कि इंडिविजुअल फैक्टर कितना मैटर करता है। जितने भी सिफोलॉजिस्ट टीवी चैनल में बैठे हैं सब मोदी जी की वजह से हम जीत रहे हैं, मोदी जी की वजह से इतनी सीटें आएंगी, भाई मोदी जी के वोट कितने हैं और बीजेपी की वोट कितने हैं, ये अभी तक कोई नहीं बताने जा रहा। अगर बीजेपी के एक्स है तो मोदी जी अगर एक्स के ऊपर वाई नहीं ऐड करेंगे तब तक उनकी 300 सीटें क्रॉस होंगी कि नहीं होंगी। अगर बीजेपी की 250 है तब मोदी जी क्या 50 एक्स्ट्रा लेके आएंगे, 100 लेके आएंगे। अभी सारा चुनाव ये बना दिया कि मोदी जी की वजह से हम जीत रहे हैं। और संबित पात्रा जैसे लोग कह देते हैं भगवान जगन्नाथ जो है वो भी मोदी जी के भक्त हैं। तो उनको जब इस तरह से कार्यकर्ता देखने लग जाता है, सारे नहीं देखते हालांकि, क्योंकि ये कहना कि स्लिप ऑफ टंग है, नहीं, संबित पात्रा की मानसिकता ऐसी है कि वो इस तरह की भाषा बोलते हैं। तो उनके मुंह से निकल गया, उनको लगा कि अपने उड़ीसा के अंदर ये बोल रहे हैं जगन्नाथ सबसे आगे है। अब प्रफुल्ल पटेल ने शिवाजी की टोपी पहना दी प्रधानमंत्री की, उसका रिएक्शन उल्टा हो गया महाराष्ट्र के अंदर। तो अपने से चापलूसी करने के अंदर रहते हैं लोग, करके पहना देते हैं। परंतु मोदी जी की पॉपुलैरिटी कितनी कम हुई है, अगर हुई है तो उसका वोट कितना स्विंग होगा उनके अगेंस्ट, उसके ऊपर सीटें डिपेंड करती है। इसलिए मोदी जी बार बार 400 सीटों की बात दोबारा से कर रहे हैं। अमित शाह बिल्कुल 307 की कर रहे हैं, अभी भी नहीं रहेंगे, अगले कई सालों से लेंगे। इतने सारे 33 इंटरव्यू प्रधानमंत्री ने दिए, छोटे खबर बड़े 2-4 अखबारों को छोड़कर, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, एक्सेप्शन है जिनको इंडिया टेलीग्राफ को नहीं दिया, जैसे उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को नहीं दिया इंटरव्यू, उन्होंने पूरा जैसे देना चाहिए था, हमारे अखबार को भी अभी तक नहीं दिया। हमने मेरे एडिटर मांगा होगा, मेरे को पता नहीं है बात का। तो काफी टीवी चैनल जिनको नहीं दिया, उन्होंने छोटे से छोटे टीवी चैनल को दिया। तो इतना प्रचार वो कर रहे हैं कि रीजनल चैनल्स के पास जाकर के साथ खड़ा होकर के वोट के अंदर एक ही दिन के अंदर 6 इंटरव्यू दे दिए उन्होंने। तो कल बता रहे कि लगभग 56 पब्लिकेशन और टीवी है ना जिनको उन्होंने इंटरव्यू पिछले 10 दिन के अंदर दे दिया, यानी कि 5 इंटरव्यू हर रोज दे रहे हैं। एएनआई को तो 2 बार दे दिया। तो इसमें लगता है कि वो अपनी छवि दोबारा दिखाना चाहते हैं। हर बार टीवी पे, हर प्लेटफॉर्म पे मोदी दिखाई देना चाहिए, उनकी बातचीत दिखाई देनी चाहिए। अखबार वालों को भी बुला बुला करके इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। तो जो मैंने कहा कि जब ऑपोजिशन ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दी, उस कॉन्फिडेंस के अंदर रूलिंग पार्टी को ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत पड़ गई। अगर वो नहीं दिखाएंगे तो उनका कार्यकर्ता नीचे बैठ जाएगा। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जहां अभी स्टेट बटी है उसमें ज्यादातर रीजनल सेक्टर बहुत पावरफुल है। अब वेस्ट बंगाल है, वहां पर देखिए सबसे बड़ी बात है बिहार के अंदर एक तेजस्वी लड़का जो है 33 साल का, वो इतने भारी नेताओं के सामने खड़ा हुआ है। उसके बाद 0 सीटें इस वक्त लोकसभा के अंदर। कांग्रेस का कोई नेता बड़ा है नहीं, तो कांग्रेस के नेता खड़े के साथ क्या कहें, राहुल गांधी ज्यादा गए नहीं, लगता है मेरे को एक बार गए या नहीं गए, तो प्रियंका गांधी वहां नहीं गई। तो अकेला आदमी जो है व्हील चेयर पे बैठ करके आकर प्रचार कर रहा है। तो चैनल में डिस्कशन शुरू हो कि वहां तो लड़ाई नहीं है, जीतेंगे भी नहीं। तो इसलिए बीजेपी वाले हम 12 से दोबारा जीते 39, क्योंकि वहां पर तेजस्वी वर्सेस रेस्ट है। कांग्रेस के पास नेता नहीं है, चेहरा नहीं है कोई, वहां नीतीश कुमार की कितनी पॉपुलैरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए बीजेपी की नेता हावी बन रहे हैं प्रोजेक्शन के अंदर कि हम तो 400 जीत रहे। अब 115 में 100 जीतेंगे, ये तो कोई हम और आप डिस्कस कर सकते हैं, आम आदमी तो नहीं करेगा ना। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं ये काउंटर है कि कांग्रेस के इंडिया अलायंस के लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई रखते हैं, इसलिए उनको काउंटर करने के लिए हमारे को अपने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। ये स्ट्रेटेजी की बात।
बट प्रभु जी, ये तो स्ट्रेटजी की बात समझ में आती है, लेकिन जो चुनाव वन साइडेड शुरू में लग रहा था वो पांचवें चरण में आने तक इस तरीके से फंसा हुआ क्यों दिखाई पड़ रहा है? और क्यों ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि दरअसल किसकी सरकार बनेगी या किसको बहुमत मिलेगा? और प्रधानमंत्री को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, इतने इंटरव्यूज क्यों देने पड़ रहे हैं? क्या हुआ जो जिसकी वजह से चुनाव का पूरा माहौल बदल गया, रुख बदल गया? क्या हुआ? पर हम लोग ये कह रहे हैं, पर बीजेपी के लोगों से बात करो वो तो कहते हैं हम तो जीत रहे हैं माहौल। हम लोग बता रहे हैं कि हम ही बनाते हैं, क्योंकि हम आपस में बात करते हैं, टीवी पे चैनल पे डिस्कस करते हैं, तो हम ही डिसाइड करते हैं क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या नैरेटिव होना चाहिए। परंतु ये बात जरूर है कि इस बार देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी छपी है, हमारा काउंटर अखबार है, कि पहले 3 चरणों में राम मंदिर वगैरह इतने हावी नहीं थे। आज डेटा जो उन्होंने दिया कि अगले लास्ट के 2 चरणों के अंदर 60 बार प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का, हिंदू मुसलमानों का इशू को उठाया। तो आप लगता है कि ये एरिया ऐसा है जिसमें पोलराइजेशन होने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, क्योंकि इस इलाके के अंदर बीजेपी ने गलती ये की है, जो लोगों का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी एमपी के खिलाफ बहुत है। एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कैसे मिटाया जा सकता है जब तक पोलराइजेशन नहीं होगा? जब उनको लगा कि ग्राउंड के अंदर रिपोर्ट आनी शुरू हुई कि एंटी इनकम्बेंसी हो रही है, वहां पर अमेठी के अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, अमित शाह ने रोड शो किया, आपने देखा होगा। रायबरेली के अंदर अमित शाह गए, वहां पर भी प्रधानमंत्री नहीं गए वहां पर। तो इस हिसाब से जो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूशन वहां पर चले कि जो गाजियाबाद के अंदर रोड शो कर दिया, वहां पर दिखा दिया। गाजियाबाद तो हमेशा जीतते आ रहे हैं, ऐसे भोपाल के अंदर जैसे जीतने वाली सीटें कभी बीजेपी हारती नहीं है। तो वहां पर इतनी मेहनत की अगर जहां पर, तो वहां पर लगता है इन लोगों को कि ग्राउंड लेवल जो सिचुएशन है उसके अंदर एंटी इनकम्बेंसी एमपी के खिलाफ ज्यादा है, तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं है। तो प्रधानमंत्री को यहाँ पोलराइज करने के लिए अगर एमपी को जिताइए नाम लेते हैं, तो वहां पर लोगों का उतना उससे ट्रैक्शन नहीं मिलता कि आप एक एमपी का नाम ले रहे हैं जिसके खिलाफ लोग हैं, उसका नाम लेने से बार बार इसको जिताइए। वहां पर नाम मैंने तो सुना नहीं कि वहां पर हाथ खड़े करके जैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, मैंने देखा नहीं पीडीसी कैंडिडेट पर। लोगों को कहना है कि वो इंट्रोड्यूस ज्यादा नहीं करेंगे किसी को स्टेज पर होके। तो स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है कि इस तरह में उनको लगा कि हमारा एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए, जो दिखाई पहले नहीं देखा था कि इन्होंने बदले कि नहीं, पिछली बार ज्यादा एमपी बदले थे, इस बार नहीं बदले। और दूसरा बड़ा फैक्टर ये कि डिफेक्टर बहुत खड़े हो गए। इन्होंने दूसरी पार्टियों से जो लोग हार गए थे बीजेपी से पहले, या जो बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे हैं, जहां बीजेपी का लोग दावेदार थे, वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी के या समाजवादी पार्टी के लोग डिफेक्ट करके आप टिकट देंगे, तो वहां का कार्यकर्ता मायूस हो जाता है। तो भी इनको दिखाई दिया कार्यकर्ता भी उतना उत्साहित नहीं जितना होना चाहिए था। तो थोड़ी वहां ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए आपको टक्कर दिखाई दे रही है, हम लोगों को भी दिखाई दे रही है। इसलिए प्रधानमंत्री और शीर्ष नेता जो है वहां दिखाई कौन देता है आपको टीवी पे? अमित शाह या मोदी जी? नड्डा साहब पहले ज्यादा दिखाई देते, कम दिखाई देते हैं अब। उसके बाद राजनाथ जी कभी कभी कहीं पे दिखाई दे जाते हैं। और कौन से चीफ मिनिस्टर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? कोई भी नहीं। शर्मा हिमंत भाषा बोल रहे हैं, वो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उनकी भाषा जो पोलराइजेशन की अगर है, योगी जी की इतनी नहीं है, योगी जी संभल के बोल रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा तो वहां उड़ीसा में जिस तरह के भाषण दिए आपने देखा होगा, आपने सुना होगा।